Good morning, students. We'll discuss today the law of diminishing marginal utility यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है ये यूटिलिटी एनालिसिस का फाउंडेशन स्टोन है और ये एक ऐसा नियम है जिसको हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। क्या है ये नियम कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं उन एडिशनल यूनिट्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, ये जो नियम है इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, गॉसेन का पहला नियम। यूटिलिटी एनालिसिस का ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है और जो पूरा यूटिलिटी एनालिसिस है वो 19वीं सेंचुरी के कई इकोनॉमिस्ट जिनमें बेंथम है, गॉसेन है, जेवंस, वॉलरस, मेंजर, इन अर्थशास्त्रियों ने ये जो एनालिसिस है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये दिया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मार्शल ने किस प्रकार से डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। क्या मतलब है इसका कि एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु का जो स्टॉक है जैसे जैसे उसमें वृद्धि होती है उसकी जो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल बेनिफिट है, वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उसकी एडिशनल यूनिट्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। ये नियम कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस नियम की जो एजम्पशंस हैं वो क्या क्या हैं? एजम्पशंस, पहली एजम्पशन है कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मापा जा सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। सेकंड एजम्पशन है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। थर्ड है कि हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्वतंत्र है। यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। फोर्थ है उस वस्तु की हर इकाई सेम क्वालिटी और सेम साइज की है। फिफ्थ है कि जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन है, उसमें कोई टाइम गैप नहीं है फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के बीच में या सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के बीच में। सिक्स्थ एजम्पशन है कि द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड इन सम स्टैंडर्ड यूनिट। जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो तो उपभोग की जो मात्रा है वो स्टैंडर्ड यूनिट में है। जैसे कि अगर आप चाय पी रहे हो तो 1 कप चाय है, पानी पी रहे हो तो अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास कम से कम पानी का है, इस प्रकार से। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? कंज्यूमर इज ए रैशनल पर्सन। जो उपभोक्ता है वो विचारवान है, समझदार है, वो अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। नेक्स्ट एजम्पशन है कि कंज्यूमर की टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, इनकम, इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं होता है। तो दीज आर दी एजम्पशंस, ये मान्यताएं हैं। अगर ये मान्यताएं पूरी होती हैं तब ये नियम अप्लाई होता है। अब हम इस नियम को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए टेबल एंड अ डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिट्स, वस्तु की जो इकाइयाँ हैं, और सेकंड कॉलम में उन इकाइयों से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो हम शो करेंगे।
सपोज आप हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आप आइसक्रीम खाना चाहते हो और आप पहली आइसक्रीम खाते हो, तो फर्स्ट आइसक्रीम से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो 4 यूटिल्स मिलती है। हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड आइसक्रीम खाते हो। फर्स्ट आइसक्रीम को खा कर के आपकी जो एक वांट थी वो कुछ सीमा तक सेटिस्फाई हो जाती है। तो सेकंड आइसक्रीम जब आप खाते हो तो उससे आपको पहली की तुलना में कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। उसके बाद आप थर्ड आइसक्रीम खाते हो, थर्ड, उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी और भी कम मिलती है, 2 यूटिल्स ही मिलती है। जब आप फोर्थ आइसक्रीम खाते हो तब आपको और भी कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, सपोज इट इज़ 1 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद मान लो आपको कोई ज़बरदस्ती खिला देता है, या आप मैरिज पार्टी में गए हुए हो तो आप सोचते हो कि चलो एक और खा लेता हूँ, तो अगर आप 5th यूनिट आइसक्रीम का कंज्यूम करते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो ज़रूरत थी, वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हो, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर आप पहुंच गए हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप एक आइसक्रीम और खाते हो तो हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो 6th आइसक्रीम से, 6th यूनिट से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो फिर नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। अगर आप इसको इधर यूनिट ले रहे हो, इधर मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हो, तो ये आपकी -1 में चली गई है। तो ये जो है, ये शेड्यूल, ये टेबल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम इसका कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, हम इसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो ये मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हैं ये घटती जा रही है, ठीक है। शुरू में ये पॉजिटिव है लेकिन घट रही है, 4, 3, 2, 1, फिर 0 हो गई और उसके बाद जो है ये नेगेटिव होने लगती है। तो यही नियम, यही जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, ठीक है। अब हमने इस नियम को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस शेड्यूल में जो डाटा हमने लिया है उसी के बेसिस पर हम कर्व बनाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का हम कर्व बनाएंगे। इस डायग्राम में ओ वाई एक्सिस पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं और ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ले रहे हैं कमोडिटी की, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये 4, 3, 2, 1 और वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ठीक है। जब आपने फर्स्ट आइसक्रीम खाई, फर्स्ट यूनिट, उससे आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 4, ठीक है। सेकंड खाई तो आप, इधर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है, इधर हमने क्वांटिटी ली है, तो सेकंड यूनिट से 3 मिली, थर्ड यूनिट से 2 मिली, फोर्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम से 1 मिली और फिफ्थ से 0 और सिक्स्थ से ये -1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास आए हैं इनको आप जॉइन कर देंगे। इनको जॉइन करके जो कर्व बनेगा, ये कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है,
ठीक है, 4 3 2 1, यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। और ये जो ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट है, जब आप पांचवी आइसक्रीम खाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये क्या है? सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट यानी संतुष्टि का, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। और उसके बाद जो है ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर नेगेटिव में चली गई है। ठीक है, तो ये था कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि ये नियम वैसे तो जनरली अप्लाई होता है और मतलब इसको हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई होता हुआ देखते हैं कि ये हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ों पर अप्लाई होता है। लेकिन कुछ इस नियम की एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी बताए गए हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जब ये नियम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कुछ एक एक्सेप्शंस बताए हैं इस नियम के। वो क्या क्या है? फर्स्ट है रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स। रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स, दुर्लभ वस्तुएं, रेयर चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेयर होती हैं, दुर्लभ होती हैं, मुश्किल से मिलती हैं। जैसे कुछ लोगों को पुराने सिक्के जमा करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को टिकट जमा करने का शौक़ होता है। तो कहा जाता है कि उनके ऊपर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। उनके पास ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी उनके लिए कम नहीं होती है, बल्कि वो उस प्रकार की और चीज़ें, मोर एंड मोर यूनिट्स जो है वो उन चीज़ों के वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को कहा गया है कि जो रेयर चीज़ें हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन वास्तव में क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये सही नहीं है। ये एक्सेप्शन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर भी ये नियम लागू होता है। मान लो कोई व्यक्ति जो है वो कॉइन इकट्ठा करने का शौक़ रखता है, पुराने कॉइन्स। अगर उसके पास एक ही प्रकार का कॉइन इकट्ठा होता चला जाए, या अगर एक स्टैम्प कलेक्टर के पास एक ही प्रकार का स्टैम्प इकट्ठा होता चला जाए, तब डेफिनेटली उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए कम होगी ही। तो दिस एक्सेप्शन इज नॉट ट्रू। सेकेंड इज माइजर्स। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? माइजर्स यानी कंजूस व्यक्ति, कि ये नियम जो है कंजूस व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। कंजूस व्यक्ति क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे उनके पास पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम नहीं होती है। वो सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है। तो इसका मतलब माइजर्स पर यह नियम लागू नहीं होता है। थर्ड एक्सेप्शन क्या है इस नियम की? गुड बुक और गुड पोएम, अच्छी कविता या अच्छी किताब। कि कोई अच्छी किताब है या कोई अच्छी पोएम है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसको बार बार पढ़ते हैं। कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको बार बार प्ले करके उसको बार बार सुनते हैं। तो कि वहाँ पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन वास्तव में क्या है, वहाँ पर भी लागू होता है। अगर आप एक ही सॉन्ग बार बार सुनते जाओ, एक लिमिट के बाद ऐसा टाइम आएगा जब आपको जो है वो उसको बार बार सुनने से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटेगी। ठीक है, इसी तरह से कोई पोएम आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप उसको बार बार आपने बहुत बार पढ़ लिया, तो एक लिमिट के बाद क्या होगा
कि फिर आपको वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे मिलने वाली वो डेफिनेटली घटना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्शन कि जो एबनॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं, एबनॉर्मल कंज्यूमर्स असामान्य व्यक्ति, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। ये नियम जो है वो सिर्फ सामान्य व्यक्तियों पर लागू होता है। जो एबनॉर्मल या इरेशनल लोग हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे ड्रंकर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे माइजर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल होता है, इलॉजिकल होता है, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? इनिशियल यूनिट्स, इनिशियल यूनिट्स, प्रारंभिक इकाइयाँ, कि अगर वस्तु की जो प्रारंभिक इकाइयाँ हैं वो इनएडिक्वेट हैं, ठीक है, अगर वो इनएडिक्वेट हैं तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। कि जैसे आप मान लो पानी पी रहे हो और कोई आपको पानी जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में ना दे, एक गिलास ना दे, और एक एक ड्रॉप आपके मुंह में अगर पानी की डाली जाए तो अगली ड्रॉप से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो पहले से कम नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन कहा गया है, लेकिन वास्तव में ये भी सही नहीं है, ये एक्सेप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस नियम की एजम्पशंस में ही दिया है, इस नियम की मान्यताओं में ही ये कहा गया है कि वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो एडिक्वेट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर पानी है तो ग्लास भरकर पानी हो, चाय है तो एक कप चाय हो, तो इसलिए ये एक्सेप्शन भी वैलिड नहीं है। तो ये हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ आर नॉट करेक्ट, नॉट वैलिड। तो ये जो नियम है, इट इज़ ए यूनिवर्सल लॉ, दिस लॉ इज सो वाइडली प्रिवेलेंट दैट it will not be wrong to say it a universal law। ये एक सार्वभौमिक नियम है जो कि हर जगह पर लागू होता है। नेक्स्ट थिंग इज what are the causes of application। मतलब इस नियम के लागू होने के कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन, ऐसा क्यों होता है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। देखिए, पहला कारण इसका ये है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट की जाने योग्य हैं, ठीक है। सेटिबिलिटी ऑफ वांट्स, मतलब हमारी जो आवश्यकता है, हर आवश्यकता ऐसी है विच कैन बी फुली सेटिस्फाइड, उसको संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम उस आवश्यकता को सेटिस्फाई करने के लिए किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम उस वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं हमारी वो आवश्यकता जो है वो सेटिस्फाई होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हमारी वो वांट या हमारी वो नीड सेटिस्फाई होती चली जाती है, ठीक है, तो वो पहले से कम उसकी जो शार्पनेस है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी फिर घटती चली जाती है। सेकंड, इसका जो कॉज ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस, वैकल्पिक प्रयोग। इसका क्या मतलब है कि हर वस्तु के कई वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ठीक है,
और कुछ प्रयोग उसके ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आपके घर में मिल्क जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो उसका प्रयोग फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है सिर्फ उसमें होगा कि घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको फीड करने के लिए ही उस दूध का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मिल्क है तब उसको ऑल्टरनेटिव यूजेस में भी यूज़ किया जाएगा। उसको जो है वो चाय बनाने के लिए, या उसको कर्ड बनाने के लिए, या उसको जो है पनीर बनाने के लिए, या खोया बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती है तो उसका प्रयोग लेस इम्पॉर्टेंट यूजेस में होने लगता है। तो यहाँ से भी हमें ये पता चलता है कि क्यों ऐसा होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाती है, और ये नियम लागू होता है। तीसरा इसका कारण है कि जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जैसे इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण स्थानापन्न। अपूर्ण स्थानापन्न है वस्तुएं। कि सपोज हम बात करते हैं कि चाय और कॉफ़ी को एक दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है। उस लिमिट के बाद क्या होगा कि अगर आप चाय की जगह कॉफ़ी या कॉफ़ी की जगह पर चाय का इस्तेमाल करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होगा, कम होती चली जाएगी। तो क्योंकि कमोडिटीज़ जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई होता ही है। तो दीज आर दी causes of application of this law. Now, next thing is importance. इस नियम का महत्व क्या है? देखिए, ये जो नियम है ये एक इकोनॉमिक्स का एक बेसिक नियम है, और इस नियम का थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। पहला इसका इम्पोर्टेंस का पॉइंट क्या है कि ये उपभोग के सभी नियमों का आधार है। बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ कंजम्पशन। उपभोग के नियमों का आधार। उपभोग के जो नियम हैं उनमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड है, कंज्यूमर सरप्लस की कॉन्सेप्ट है। इन सभी का आधार घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आप इसकी बात पढ़ने वाले हो कि एक कंज्यूमर अपने इनकम को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से खर्च करे जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। ये हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का आधार यही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। दूसरा है लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम का आधार भी यही है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो मांग का नियम है वो भी इसीलिए लागू होता है क्योंकि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस की लॉज ऑफ कंजम्पशन में, उपभोक्ता का आधिक्य। कंज्यूमर सरप्लस जो है उस ये कॉन्सेप्ट भी घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। ठीक है, कि कंज्यूमर सरप्लस की जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही है कि मार्जिनल यूनिट से जो पहले वाली यूनिट है उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, इसलिए उस सरप्लस यूटिलिटी को कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। Second point of importance is variety in production and consumption. Variety in production and consumption. उत्पादन में और उपभोग में विभिन्नता। इसी नियम की वजह से ऐसा होता है
कि प्रोडक्शन में वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है अगर उसको एक ही प्रकार की वस्तु मिलती रहती है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको डिफरेंट वैरायटीज चाहिए, उसको वस्तुओं की अलग अलग तरह की किस्में चाहिए, कंजम्पशन में उसको वैरायटी चाहिए। और जब कंज्यूमर को वैरायटी चाहिए तो प्रोड्यूसर को भी अपने प्रोडक्शन में वैरायटी लानी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में जो वैरायटी है वो इसी नियम की वजह से आती है। थर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज डिफरेंस बिटवीन value in use and value in exchange। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज में अंतर को इस नियम की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो डायमंड्स हैं, डायमंड्स की वैल्यू इन यूज़ तो कम होती है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा क्यों होती है। डायमंड्स बहुत महंगे होते हैं, हालांकि उनकी वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है। और पानी का वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है, पानी के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, लेकिन पानी की कीमत यानी कि पानी का जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो बहुत कम है। पानी हमें बहुत कम कीमत पर मिल जाता है, जबकि उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एक पैराडॉक्स है, इसको इस घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की साथ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, एबंडेंट क्वांटिटी में पानी, हवा वगैरह पाए जाते हैं और उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जल्दी से घट करके जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, पानी जो है वो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट करके बहुत जल्दी ही ज़ीरो हो जाती है कि जब आपकी प्यास जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद आप और पानी नहीं पीते और होता भी है तो उसको फेंक देते हो। लेकिन जो डायमंड है या गोल्ड है, सोना है, हीरे हैं, इनकी जो मार्जिन, ये एक तो ये कम मात्रा में अवेलेबल है, इनकी शॉर्ट सप्लाई है और इसलिए इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे घटती है। वो कभी भी इतनी नहीं घटती है कि वो ज़ीरो नेगेटिव पे पहुंच जाए। ज़ीरो पे पहुंचने का मतलब है कि आप मना कर दो कि मुझे नहीं चाहिए, या आप उसको फेंक दो कि मुझे नहीं चाहिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि इन चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो हाई रहते हैं। तो ये है इसके इम्पोर्टेंस कि ये जो नियम है ये वैल्यू इन यूज़ को और वैल्यू इन एक्सचेंज के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर पाया है। फोर्थ इम्पोर्टेंस इज प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण। किसी वस्तु का जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वहाँ पर भी इस नियम का विशेष महत्व है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेलर है, विक्रेता है, वो अपनी वस्तु की ज़्यादा मात्रा बेचना चाहता है, तब उसको प्राइस थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर उस चीज़ को तभी खरीदेगा ज़्यादा मात्रा में अगर उसकी कीमत कम होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इकाइयों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसको कम मिलती है। ज़्यादा इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, इसलिए कंज्यूमर ज़्यादा इकाइयाँ तभी खरीदेगा अगर कीमत कम होगी। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में भी इस नियम का रोल है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रगतिशील करों का आधार, प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील कर, टैक्सेशन यानी कर। प्रगतिशील कर कौन से होते हैं? ये वो कर होते हैं जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं।
मतलब ज़्यादा इनकम वालों के ऊपर ज़्यादा दर से लगते हैं और कम इनकम वालों के ऊपर कम दर से लगते हैं। इन करों का आधार क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, क्योंकि ज़्यादा इनकम जिनकी है उनके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और जिनके पास इनकम कम है उनके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ज़्यादा इनकम वालों को ज़्यादा दर से टैक्स देने में उतना ही त्याग करना पड़ेगा, मतलब कम त्याग करना पड़ेगा। कम इनकम वालों को कम दर से टैक्स देने में ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस जो है वो सेम हो, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा इनकम वालों के ऊपर ज़्यादा दर से टैक्स लगाए जाते हैं और कम इनकम वालों के ऊपर कम दर से टैक्स लगाए जाते हैं। इसका रीज़न भी, इसका रूट कॉज भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है। नेक्स्ट इज एडवांटेज टू दी कंज्यूमर्स, उपभोक्ता को लाभ। कंज्यूमर्स को क्या एडवांटेज होता है इस नियम का? कंज्यूमर को ये पता चलता है कि उसको किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी चाहिए जिससे कि उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिले। ठीक है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसके लिए इस नियम से ये पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर जहाँ पर होगी तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। तो the last point of importance is basis of redistribution, basis of redistribution of income and wealth, आय और संपत्ति के पुनर्वितरण का आधार। कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। जो समाज में, अर्थव्यवस्था में आय और धन का बंटवारा है वो अनइक्वल होता है। तो अगर इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि अगर अमीरों की कुछ इनकम जो है वो पुअर क्लास में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है, तो उससे सोसाइटी का टोटल वेलफेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगा? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो हमने अभी पढ़ा है वो इसका आधार है। क्योंकि जो रिच क्लास है उनके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कम है, क्योंकि उनके पास मनी ज़्यादा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है। और पुअर क्लास जिनके पास मनी कम है उनके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। तो मनी जो है जिनके पास यूटिलिटी कम है वहाँ से ट्रांसफ़र अगर होता है जिनके पास यूटिलिटी ऑफ मनी, जिनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है, तो अगर इस प्रकार का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का और वेल्थ का, तो टोटल जो यूटिलिटी है धन की वो बढ़ेगी और समाज का जो सोशल वेलफेयर है वो इंक्रीज होगा। तो इन सब पॉइंट से पता चलता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इसको लॉ, यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। थैंक यू।